दोस्तों, आज की सत्य घटना एक महिला डॉक्टर द्वारा बताई गई है। वह कहती हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा केस कभी नहीं देखा जिसमें 12 साल बाद एक माँ की उम्मीद खत्म हो जाती है और अपनी बेटी के अंगदान के लिए वे पेपर पर साइन कर देती हैं। लेकिन बेटी अपनी माँ से सवाल करने आती है, माँ, तुम्हें ये फैसला लेते वक्त मेरे लिए ज़रा सा भी दर्द नहीं हुआ जो तुम मेरे अंगदान करने के लिए राज़ी हो गई? आखिर क्यों? दोस्तों, ये घटना सन 2000 की है और ये घटना सुनने के बाद सभी के दिमाग में यही सवाल होगा, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि ऐसी घटनाओं को विज्ञान भी नहीं मानता। दोस्तों, कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी भी हो जाती हैं जो हमारी सोच से भी परे होती हैं, जिनका ना तो कोई सवाल होता है और ना ही जवाब। बिल्कुल लग जाता है वहाँ पर एक पूर्ण विराम और दिल दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या ऐसा भी कहीं हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, इस घटना की जानकारी जिन्होंने दी है उनका नाम डॉक्टर उर्मिला है। पर ये सामने आकर इस बात को इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि हमारा जो साइंस है वह ऐसी बातों को नहीं मानता। इसी वजह से उर्मिला जी ने इस केस के बारे में मोटी मोटी जानकारी दी है और कहती हैं कि मेरे कैरियर का ये पहला केस है जिसे मैं सुनकर और देखकर इतनी हैरान हो जाती हूँ और 12 साल तक मैंने भी इस केस के ख़त्म होने का इंतज़ार किया है। दोस्तों, ये घटना आप सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ये सब चीज़ें होती हैं। ये घटना शुरू होती है मुंबई से। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक परिवार रहता है जिसमें 3 सदस्य हैं। परिवार में रोही बेटी है, पिता विक्रम, माँ सुधा और उनकी एक बेटी रोही। रोही विक्रम और सुधा की एक लाडली संतान है। रोही का और कोई बहन और भाई नहीं है। परिवार लग्जरी लाइफ जीने वाला होता है। परिवार में धन की कोई कमी नहीं थी। विक्रम यूपी के एक जिले से संबंध रखते थे। मुंबई में अच्छा खासा बिजनेस था जिस कारण यह परिवार मुंबई में ही रहता है। जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। परिवार में खुशियां दिन दुगनी और 4 चौगुनी बढ़ रही थी। 2002 से करीब 12 साल पहले क्या होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखेंगे। दोस्तों, 12 साल पहले इनके पास एक गाड़ी होती है। उस समय लोगों के पास गाड़ियां कम हुआ करती थी। गाड़ी वाले लोगों को ज़्यादा अमीरों की गिनती में गिना जाता था और ये लोग इतने अमीर होते हैं, रोही का एडमिशन जीबीएम स्कूल में करवाते हैं। और रूही पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। स्कूल में सब टीचर उसे बहुत प्यार करते थे और क्लास के बच्चों के साथ उसकी अच्छी बनती थी। पड़ोस में भी उसका व्यवहार सबको अच्छा लगता था। कुल मिलाकर वह स्कूल में, अपने घर में, आस पड़ोस के लोगों में एक प्यारी बच्ची मानी जाती थी। रूही की क्लास में उसकी एक खास दोस्त थी जिसका नाम दर्शन है और वह उसके पड़ोस में भी रहती है। तो कुल मिलाकर उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। कभी रूही उसे अपने घर खेलने के लिए बुलाती थी तो कभी दर्शन उसके घर आ जाती थी। दोनों बच्चे पार्क में भी बहुत खेला करते थे। बच्चों की दोस्ती के कारण बड़ों में भी बनती थी। रूही के पिता अपनी बेटी को रोज गाड़ी से स्कूल छोड़ने के लिए जाते और इसी तरह एक दिन रूही अपने पिता के साथ गाड़ी में जा रही थी। दोस्तों, उस समय इतना ट्रैफिक भी नहीं हुआ करता था और एक दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसी घटना घटी कि सब कुछ तहस नहस हो गया। अचानक सामने से आ रही गाड़ी ने रोही के पिता की गाड़ी में टक्कर मार दी और रोही के पिता की गाड़ी का इतना भीषण एक्सीडेंट होता है कि बाप बेटी बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। डॉक्टर रोही के पिता को नहीं बचा पाते। रोही के पिता इस दुनिया से चले जाते हैं और रोही इतनी बुरी ज़्यादा हालत में होती है कि रोही को अस्पताल में एडमिट कराया जाता है और वहाँ पर रोही की माँ को एक बहुत बुरी खबर मिलती है। डॉक्टर कहते हैं, आपकी बेटी रोही कोमा में जा चुकी है। अगर ये 24 घंटे में होश में आ गई तो कोमा के बाहर आ जाएगी और फिर ये खतरे से बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर इसे 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो जाएगा तब ये कोमा में काफ़ी समय के लिए चली जाएगी और इसका फिर से सामान्य होना मुश्किल हो जाएगा। और अब आप भगवान से प्रार्थना कीजिए क्योंकि सब कुछ अब भगवान के हाथ में है। यह सुनकर वह औरत जिसका पति विक्रम इस दुनिया से जा चुका था और उसकी बेटी रोही जो एक ऐसी जगह जा चुकी थी
जहाँ कोई उम्मीद नहीं है कि वह उठ जाएगी और स्वस्थ होकर उसके पास वापस आ जाएगी। तब रोही की माँ सुधा मंदिर में बैठकर अपनी बेटी के ठीक होने के लिए प्रार्थना करती है, लेकिन डॉक्टरों का शक सही साबित हुआ। रोही को 24 घंटे में होश नहीं आता और वह लंबे समय तक कोमा में चली जाती है। रोही की माँ अपनी बेटी का इलाज कराती रहती है। एक तरफ पति के जाने का गम होता है। विक्रम इस दुनिया से चला जाता है। हालांकि विक्रम का बैंक बैलेंस इतना था कि माँ बेटी दोनों जिंदगी भर बैठकर आराम से खाती। लेकिन दोस्तों, पैसे से कभी इंसान की कमी पूरी नहीं होती। सुधा अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती है। सुधा अब हमेशा अपनी बेटी रोही के बारे में ही सोचती। वह हर रोज ईश्वर से प्रार्थना करती, हे ईश्वर, मेरी बेटी ठीक हो जाए। लेकिन जब और बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती तो सुधा की आंखों से आंसू आते कि मेरी बेटी भी कभी स्कूल जाती थी और कितनी अच्छी उसकी ज़िंदगी थी। लेकिन दोस्तों, ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ होता है, हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। रोही की माँ रोज मंदिर जाया करती, रोही के लिए प्रार्थना करती, घर आकर उसके माथे पर मंदिर का टीका लगाती। सुधा माँ होने के पूरे फर्ज निभा रही थी। इधर रोही की जो दोस्त दर्शन होती है, वह पहले की तरह ही रोही के घर आती जाती। रोही का एक्सीडेंट हुआ है, वह कोमा में जा चुकी है। दर्शन के माता पिता ने उसे रोही के बारे में सब कुछ बता रखा था। फिर भी वह रोही से रोज मिलने उसके घर आती, घंटों तक रोही से बातें किया करती। दर्शन हमेशा रोही की माँ से कहती, आंटी आप मानो या ना मानो, रोही पूरे दिन स्कूल में मेरे साथ रहती है। और ये बात सुनकर सुधा दर्शन के सर पर हाथ फेर कर कहती, बेटा ये तुम्हारी खास दोस्त है ना, इसलिए तुम्हारे दिमाग में इसकी यादें हैं, तभी स्कूल में भी तुम्हें वहाँ पर दिखाई देती है। तब सुधा ने दर्शन को समझाते हुए कहा, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो पूरा दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। मैं ही इसकी देखभाल करती हूँ और इसे अकेला भी नहीं छोड़ती। तुम अपने घर जाओ और बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और यही कहकर अपने घर से वापस कर दिया। रोही की माँ रोही को हॉस्पिटल में रखती है, लेकिन वहाँ पर रोही के इलाज में कोई फर्क नहीं आता। डॉक्टर साहब कह देते हैं कि कितना वक्त आप इसे अस्पताल में रखोगे, अब आप इसे घर ही ले जाओ और वहीं पर इसकी सेवा करो। सुधा रोही को लेकर घर आ जाती है। घर लाकर उसकी देखभाल करती है। सुधा हमेशा अपनी बेटी का हाथ थाम के उससे बातें किया करती थी, उससे अपना सुख दुख कहती थी। इधर दर्शन ने रूही के घर आना जाना बराबर ही रखा और रोही की माँ को बोलती, आंटी आज तो रोही मुझे स्कूल के गेट के बाहर खड़ी हुई मिली है। आंटी रोही कह रही है कि मैं भी पढ़ूंगी, ऐसी ऐसी बातें किया करती। रोही की माँ एक पल के लिए हैरान हो जाया करती। अब सुधा को दर्शन की भी चिंता होने लगी। रोही की माँ सुधा दर्शन से कहती, बेटी ये तेरे दिमाग का भ्रम है। और वह दर्शन के माता पिता से कहती है कि आपकी बेटी इस तरह की बातें करती है, इसको थोड़ा सा डॉक्टर के पास दिखा दीजिए, ऐसी बातें क्यों कर रही है। रोही की माँ सुधा अब दर्शन को अपने घर आने से मना कर देती है, क्योंकि उसे भी डर था कि मेरी बेटी तो पहले से ही कोमा में है, अगर इस बच्चे का मतलब दर्शन की हालत ठीक नहीं रही तो लोग मेरी बेटी रूही पर ही इल्ज़ाम लगाएंगे। और लगता है इसे रूही के बीमार होने का सदमा भी लग गया है। दर्शन के घर वाले क्या कहेंगे, मेरी बेटी तो बिस्तर पर पड़ी हुई है, वो लोग तो इस पर ही आरोप लगाएंगे। और दोस्तों, सुधा एक कड़ा फैसला ले लेती है, दर्शन को अपने घर आने नहीं देती। अब यहाँ धीरे धीरे वक्त बीतता है। सुधा के पैसे भी खत्म होने लगे हैं, क्योंकि जो कमाने वाला था वो घर में नहीं रहता, तो दोस्तों घर की आर्थिक तंगी होने लगती है। सुधा रोही के इलाज में पैसे को पानी की तरह बहाती है और इसी वजह से सुधा का बैंक बैलेंस धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और वहीं एक डॉक्टर उर्मिला सुधा का बहुत साथ देती है। देखते देखते कब 10 साल निकल गए थे ये रोही की माँ को पता ही नहीं होता। लेकिन इन दिनों में जो रोही की माँ सुधा होती है, उसने वह पल देखे थे जो एक माँ के लिए बहुत बड़ी और बुरी बात होती है। बेटी जो बड़ी हो रही है, शरीर के बदलाव है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बेटी बिस्तर पर ही पड़ी होती है। सुधा अपनी बेटी की यह हालत देखकर रोया करती।
जहाँ कभी उसने अपनी बेटी के शादी के सपने देखे थे, आज वही अपनी बेटी के डायपर चेंज कर रही थी, बेटी के हाथ पैरों को साफ करती। आप सोच सकते हैं कि एक माँ के दिल पर क्या बीतती होगी, वह माँ क्या सोचती होगी। इसके बारे में हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जिस पर बीतती है ना जनाब, वही जानता है। धीरे धीरे इस तरह से ही 10 साल बीत गए। रोही की माँ को अपनी बेटी की बुरी हालत देखकर रोना आता था, लेकिन वो बेबस औरत क्या कर सकती थी। उसे अपनी बेटी को उसी हाल में देखने की, उसके साथ रहने की आदत पड़ चुकी थी। एक दिन सुधा जब मंदिर के दर्शन करके आती है और घर आकर अपनी बेटी को तिलक लगाते हुए कहती है, हे प्रभु, इस जीवन से तो अच्छा है कि तू अपने चरणों में से स्थान दे दे। मेरी बेटी को कोमा में गए हुए 10 साल हो गए हैं। अब मैं इसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोस्तों, यहाँ पर जो रोही बिस्तर पर पड़ी होती है, उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं, लेकिन वह कोई मूवमेंट नहीं कर पाती और उसकी आंखों के आंसू देखकर सुधा डॉक्टर को भी बुला लाती है और कहती है कि आज रोही की आंखों से आंसू आए हैं। डॉक्टर रोही को देखकर कहती है, ऐसा कभी कभी हो जाया करता है। जो लोग कोमा में चले जाते हैं, उनकी कुछ ऐसी मूवमेंट देखने को मिलती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यह कोई बदलाव नहीं है। ये कहते हुए डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, इन 10 सालों में एक वही डॉक्टर थी जिनका नाम उर्मिला है, जिनका हमने शुरू में जिक्र भी किया है। वह रोही को बहुत पसंद किया करती थी और उन्होंने यहाँ पर रोही की माँ का बहुत साथ निभाया था। रोही की देखभाल करने में, चेकअप कराने में, उसका ध्यान रखने में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डॉक्टर उर्मिला थी, सरकारी डॉक्टर थी, उनका भी दिल कहीं ना कहीं रोही में अटका हुआ था। क्योंकि रोही बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन रोही को 10 साल बेड पर पड़े पड़े हो जाते हैं और रोही की हालत भी बद से बदतर हो चुकी थी। डॉक्टर उर्मिला से भी रोही की यह हालत देखी नहीं जाती। वो भी भगवान से शिकायत करती, हे भगवान, इस बच्ची को ठीक कर दो या इसके साथ कुछ चमत्कार कर दो। और ऐसे में 1 साल और निकल जाता है और 11 साल हो जाते हैं। 11 से फिर 12 साल हो जाते हैं। अब इन 12 सालों में डॉक्टर उर्मिला और सुधा, इन दोनों की एक अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। दर्शन का चैप्टर दोस्तों एक अलग होता है। तो एक दिन डॉक्टर उर्मिला सुधा को सलाह देती है और कहती है, जब तक तुम हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब तुम नहीं रहोगी तो इसका ध्यान कौन रखेगा। और हमने ऐसे ऐसे केस देख रखे हैं जो 30 से 40 साल तक बेड पर ही उनकी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है, लेकिन वह वापस लौट कर नहीं आते। तब उर्मिला कहती है, सुधा बहन, आप एक काम कीजिए, जो आपकी बेटी के अंग है ना, वह किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। ये अब वापस तो आएगी नहीं। जब किसी को इतना लंबा वक्त हो जाता है तो वह वापस नहीं आता। अब मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, अब आगे आपकी मर्जी है। दोस्तों, जो सुधा होती हैं, वह कई दिनों तक इस बारे में सोचती हैं और वह न रात को सो पाती और ना ही उन्हें दिन में चैन होता। एक माँ की आत्मा, उसका मन कह रहा है, नहीं, मैं अपनी बेटी के अंग किसी को कैसे दे सकती हूँ। लेकिन दूसरा मन कह रहा है, अगर कल को मुझे कुछ हो गया और हमारा तो कोई है भी नहीं, तो मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। इसकी ज़िंदगी और भी नरक हो जाएगी। इससे बेहतर है कि मैं अपने जीते जी ये सारी चीज़ें कर दूँ। सुधा करीबन 8 से 10 दिन फैसला लेने में लगाती है। रोज़ की तरह आज भी सुधा मंदिर गई और मंदिर में पूजा करने के बाद सुधा जब घर आती है तो आकर अपनी बेटी को तिलक लगाती है, जो 12 सालों से लगा रही थी, और बेटी के सर पर हाथ फेर कर कहती हैं, बेटी, मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई। मैं अब तेरा साथ और नहीं निभा सकती। अब तुम्हें जाना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा नहीं देख सकती जैसे तुम बिस्तर पर पड़ी रहती हो। तुम्हारी हालत अब दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है और मैं तुम्हें ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती। और मेरी बेटी, तू तो मेरा संसार है, तू तो मेरे लिए देवी समान है। मैं तुझसे माफ़ी मांग रही हूँ। ये फैसला मेरे लिए भी बहुत कठिन है, बहुत मजबूरी में,
सोच समझकर मैं ये फैसला ले रही हूँ। अपनी बेटी के कान के पास ये सारी बातें कहती हैं और कहती हैं कि बेटी, हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि किसी दिन अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। बस यही सब सोचकर फैसला ले रही हूँ। और अब सुधा रोही के पैरों को छूती है। रोही उम्र में जो बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसका शरीर एक कम उम्र के बच्चे के समान हो चुका था। अब सुधा फिर से हॉस्पिटल जाती है और अंगदान प्रक्रिया का फॉर्म भरने की कोशिश करती है। तभी उर्मिला भी वहां पर पहुंच जाती हैं। कई डॉक्टरों से सलाह ली जाती है, सरकार की भी सलाह ली जाती है। ये सब किस तरह से होगा, इन सब पर विचार विमर्श होता है। यही सब कुछ चीज़ें होती हैं। जब एक माँ ने कहा था, ऊपर वाले इसको तू अपने चरणों में स्थान दे दे। उस दिन जो आंसू रोही की आंखों से आए थे, वही आंसू आज फिर से रोही की आंखों से छलकने लगते हैं। रोही की आंखों में जो आंसू आ रहे थे, माँ को उन आंसुओं की आदत पड़ चुकी थी। दोस्तों, कागज पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और अब एक दिन रोही को अस्पताल में ले जाया जाता है। साथ में डॉक्टर उर्मिला भी होती हैं और वहीं पर रोही को ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया जाता है। उसे स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था और उसकी माँ स्ट्रेचर पकड़कर उसके साथ साथ चल रही थी। तब एक चमत्कार होता है। स्ट्रेचर पर रोही को ले जाते समय सुधा ने रोही का हाथ अपने हाथों में लिया होता है। तब रोही अपनी सबसे छोटी उंगली अपनी माँ की उंगली में डाल देती है और जब सुधा का हाथ हिलता है तो उसे एहसास होता है, एक माँ को पता चलता है और वह वहीं पर स्ट्रेचर को रुकवा देती है और डॉक्टरों से कहती है, मेरी बेटी ने अपना हाथ हिलाया है। डॉक्टर इस चीज़ की जांच करते हैं। डॉक्टर कहते हैं, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कोमा से 12 साल के बाद वापस आया है। तुरंत रोही का एक ऑपरेशन किया जाता है। जो रोही 12 साल से एक बिस्तर पर पड़ी हुई थी, वही रोही सबके सामने मुस्कुरा उठती है। हाँ दोस्तों, वह वापस आ चुकी थी। सुधा उसके पैर पकड़कर रोने लगती है और कहती है, ऊपर वाले, तूने मेरे जीने का सहारा वापस दे दिया। अब मैं इसके सहारे जीऊंगी, इसकी शादी भी करूंगी। इसके साथ साथ वह ढेर सारे सपने सजाने लगती है। रोही 4-5 दिन में सामान्य होने लगती है। अब इसके बाद रोही अपनी माँ से बात करना चाहती है। जब रोही अपनी माँ से बात करती है तब डॉक्टर उर्मिला भी वहाँ पर होती है। सारे डॉक्टरों की टीम भी वहाँ पर होती है। तो रोही कहती है, माँ, सबसे पहले मेरी उस दोस्त को बुलाइए जिस दोस्त को आपने घर में आने से मना कर दिया था। यह बात सुनकर सुधा जो होती है एकदम हैरान हो जाती है और वह कहती हैं, बेटा, तुम तो कोमा में थी, तुम्हें कैसे पता कि मैंने उसे घर आने से मना कर दिया था। तब रोही कहती है, माँ, मुझे सब कुछ पता है। इन 12 सालों में क्या क्या हुआ है। एक माँ के लिए बहुत बड़ी हैरानी वाली बात थी। डॉक्टर उर्मिला भी कहती हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो व्यक्ति कोमा में होता है वह अपनी बातों को किसी से कह नहीं सकता, लेकिन उसे सबकी बातें सुनाई देती है। यह सब सुनकर वहाँ पर कुछ समय के लिए एक सन्नाटा सा पसर जाता है, लेकिन रोही और भी कुछ राज खोलने वाली थी। रोही के कहने पर दर्शन को बुलाया जाता है। अब जैसे ही दर्शन आती है तो रोही दर्शन को देखकर रोने लगती है। दर्शन दूर से कहती है, अरे रोही, तू तो ठीक हो गई। दोस्तों, अब तक दर्शन की शादी हो चुकी थी। रोही दर्शन से कहती है, यार, तेरा दूल्हा बहुत सुंदर है। यह बात सुनकर माँ और सभी लोग चौंक जाते हैं। वहाँ पर जो डॉक्टर खड़े थे वह भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि भाई, तुम्हें कैसे पता कि इसका दूल्हा कैसा है। तो यहाँ पर दर्शन कहती है, आंटी, ये तो मेरी शादी में भी आई थी। यह बात सुनकर सुधा कहती है, बेटी, क्या तुम दोनों पागल हो चुकी हो। चलो, ये तो कोमा में से उठी है, लेकिन तुम तो स्वस्थ हो। दर्शन कहती है, आंटी, आज तक मेरी बातों पर किसी ने भी भरोसा नहीं किया, लेकिन ये सच है। ये मेरी शादी में भी आई थी और ये तो हमेशा मेरे साथ रहती थी और अब मेरे ससुराल में भी मेरे साथ रहती है। 4-5 दिन से मेरे पास नहीं है। दोस्तों, ये क्या था? ये कौन सी सच्चाई होती है? इसके बाद डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। वे कहते हैं कि ये सब आखिर हो क्या रहा है।
सब लोग दर्शन को पूछते हैं, तब सभी की बातों का जवाब रोही देती है और वो एक सटीक जवाब देती है। दर्शन रोही से जब मिलने आई थी तब उसके माता पिता भी उसके साथ आए थे। दर्शन की माँ ने कहा, इसने मुझसे कहा था कि रोही मेरी शादी में आई हुई है, तो मैंने इसे डांट कर चुप करा दिया था कि इस तरह की फालतू की बातें मत करो। अब दर्शन की माँ दर्शन को कहती है, बेटा मैंने तो तुम्हारे साथ रोही को नहीं देखा। तो दर्शन कहती है, मम्मा ये किसी को दिखाई नहीं देती, सिर्फ मुझे ही दिखती है। दोनों लड़कियां किस तरह की बातें कर रही हैं, डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाते। और अब यहाँ पर रोही कहती है, माँ जब आप मंदिर जाती थी और जब आप मंदिर में बहुत ज़्यादा रोने लगती तो मेरा दिल दुखता था। मैं रोज़ आपके साथ मंदिर जाया करती थी, आप जहाँ पर भी जाया करती थी मैं आपके साथ जाती थी, और जब मेरे पास वक्त हुआ करता था तो वो वक्त मैं दर्शन को दिया करती थी, लेकिन मैं सिर्फ दर्शन से बात कर पाती थी, आपसे बात नहीं कर पाती थी। ये बातें विश्वास करने लायक नहीं है दोस्तों, इन बातों पर हम विश्वास नहीं कर सकते। दोस्तों एक डॉक्टर कहती है कि मेरी ज़िंदगी का ये पहला केस है जो मैंने अपने कानों से सुना था, आंखों से देखा है, जिसे मैंने 12 साल तक देखा था, लेकिन इन बातों पर दोस्तों कोई भी यकीन नहीं करता। हमने आपके सामने इन बातों को इसलिए रखा है क्योंकि एक कोमा में पड़ी हुई लड़की को कैसे पता कि उसकी दोस्त की शादी किस तरह हुई। दोस्तों ये बात उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं देता है। ये घटना 2002 के आसपास की है, इस पर कोई भी सत्यता की मोहर नहीं लगी, लेकिन रोही की वही बातें होती हैं कि मैं तो लेटी हुई ज़रूर थी, फिर भी सभी के साथ रहा करती थी। दोस्तों रोही का कहना था जब वह कोमा में थी, जो लोगों की गंध होती है, वह कोमा में रहकर वह अलग अलग इंसान की खुशबू को महसूस कर लेती थी। उसका कहना था कि मैं लोगों के साथ घूमती थी, मैं अपनी माँ के साथ रहती थी, अपने दोस्तों के साथ घूमती थी। आपको तो पता भी नहीं, जब मैं कोमा में थी तो मैं अपने दिमाग में गिनती भी गिना करती थी, अपने दिमाग को चलाने की बहुत कोशिश करती थी ताकि आपको बता सकूं कि मैं आप सबको देख और सुन पा रही हूं, पर मैं ऐसा करने में असमर्थ थी, लेकिन मैंने कोशिश नहीं छोड़ी। इस पर डॉक्टरों का कहना है कि इसने अपना दिमाग चलाया है, तभी ये वापस लौट कर आ पाई है, वरना अगर ये अपने पर ध्यान नहीं देती, अपने आप पर खुद काम नहीं करती, तो जो इसका दिमाग है वह शरीर के किसी भी हिस्से को आदेश नहीं दे पाता। इसका दिमाग मजबूत हुआ है, लेकिन डॉक्टर उर्मिला जो होती हैं वह कहती हैं, मुझे यकीन नहीं होता। जिस दिन से मेरी ज़िंदगी में यह केस आया उस दिन से मैं भगवान को मानने लगी, क्योंकि रोही कोमा में होते हुए भी अपनी माँ के साथ मंदिर जाया करती और अपनी उसी दर्शन दोस्त से बातें किया करती थी जो GBM स्कूल में उसके साथ पढ़ती थी। जब रोही का एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से रोही पढ़ाई करने नहीं जाती, लेकिन दर्शन यहाँ पर कहती है कि कभी कभी रोही मेरी क्लास में आ जाया करती है, और यहाँ पर रोही कहती है कि मैं हमेशा अपनी माँ के साथ रह रही हूँ, वो भी एक साए की तरह। ये सब कुछ क्या था, कुछ भी समझ नहीं आता। इस घटना को देखकर और सुनकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है। दोस्तों इस कहानी में जितनी भी बातें हैं यह दूसरे लोगों के जरिए हैं, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है, लेकिन जो लोग आज भी जीवित हैं और जो इन बातों को कह रहे हैं उन लोगों की ये बातें सुनने में सत्य लगती है। दोस्तों रोही सन 2002 में करीब 24 से 25 साल की हो गई थी, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब रोही की उम्र क्या होगी। डॉक्टर उर्मिला और रोही की माँ सुधा की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, रोही की उम्र भी अब ज़्यादा हो चुकी है। लोगों का कहना है जो डॉक्टर हैं वे भक्ति भाव में डूबी रहती है, ऊपर वाले को बहुत मानती हैं। रोही